हेलो DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे prepositions के 70 ऐसे यूजेस जो कि आपको हेल्प करेंगे इनको यूज़ करके करेक्ट सेंटेंसेस बनाने में। और ये वीडियो A1, A2 और B1 तीनों लेवल्स को कवर करती है। Los geht's! सबसे पहले ये देख लेते हैं कि prepositions इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। जर्मन prepositions क्या इंग्लिश prepositions जैसे हैं? थोड़े बहुत हैं, लेकिन सभी नहीं होते। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि am Tag का मतलब है at day, लेकिन in der Nacht का मतलब भी है at night। तो ये डिफरेंट क्यों हैं? ये एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? इससे हमें पता चलता है कि जर्मन जो prepositions हैं वो ज़रा ट्रिकी होते हैं। एक और एग्जाम्पल है mit dem Fahrrad, जिसका मतलब होगा बाय बाइसिकल। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो बाय फुट को क्या कहते हैं जर्मन में? सुफुस। इसको आपने याद रखना है कि मिट डेम फुस नहीं कहना, वरना वो गलती हो जाएगी। लेटर अगर किसी को लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? Ich schreibe einen Brief zu dir या फिर Ich schreibe einen Brief an dich। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? am मॉर्गन का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, और ये कैपिटल M से शुरू होता है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम देखें मॉर्गन, जो कि छोटे m से शुरू होता है, उसका मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो, जो कि प्रपोजिशंस के बगैर यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम होइटे, मॉर्गन, गेस्टर्न, फॉरगेस्टर्न, ऊबरमॉर्गन इन सभी की बात करते हैं तो इनके साथ हमें प्रपोजिशंस नहीं लगानी होती। और आखिरी एग्जाम्पल है डी फ्लाशे इस्ट auf dem Tisch, के बॉटल टेबल के ऊपर है। लेकिन हम ये भी कहते हैं wir sitzen am Tisch। तो ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर auf और यहाँ पर am क्यों लगा है? इसके लिए एक रीज़न है। auf का मतलब होता है वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन am का मतलब है कि वो चीज़ वर्टिकल पोजीशन में किसी चीज़ के सामने है। इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर हमें क्या पता चला कि अगर शुरू से ही हम इनको गलत सीख लेंगे तो फिर हम इनको स्पीकिंग में भी हमेशा गलत ही इस्तेमाल करते जाएंगे। और अगर पहले दिन से आप इनको सही तरह याद करेंगे तो फिर हमेशा इनको सही इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंसेस बनाने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए भी। अब बारी आ गई है जी 70 डिफरेंट सेंटेंसेस को जो कि डिफरेंट प्रपोजिशंस के साथ बनाए जाएंगे, उनको बारी बारी देखने की। सबसे पहले नंबर 1 पे है इन, जो कि इंग्लिश इन जैसा है। यहाँ पर सीक्वेंस ऐसी होगी स्लाइड्स की कि हमेशा पहले उसका जर्मन वर्जन लिखा होगा, उसके बाद उसका साथ ही इंग्लिश की ट्रांसलेशन लिखी होगी। इसको हम स्टेटे और लैंडा के साथ यूज़ करते हैं, और जिसका मतलब होता है में। तो सिटीज़ और कंट्रीज़ के साथ zum Beispiel ich wohne in Lahore, ich wohne in Indien। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं das Mädchen geht in die Schule, लड़की स्कूल में जाती है। sie legt die Brötchen in den Korb, वो रखती है बंस को बास्केट में। यहाँ पर देखें कि मूवमेंट थी तो इसलिए फिर उन्होंने एक्यूजेटिव केस लिया। इस पॉइंट पर हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको लिंक कर दूँगी, वो आप चेक कर सकते हैं। और ये भी बताती चलूँ कि इस वीडियो में मैंने आसान से मुश्किल लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के मुताबिक इन 70 यूजेस को जमा किया है, और इनको इनके डिफरेंट केसेस के मुताबिक नहीं जमा किया गया, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सालों का मेंशन करने के लिए भी हम इन यूज़ कर सकते हैं। zum Beispiel in 2020 hatten wir Corona-Krise। 2020 में हमारे लिए था एक कोरोना क्राइसिस, aber die haben wir immer noch, oder? इनको कभी कभी हम फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज़ करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है in diesem Fall, इस केस में। zum Beispiel in diesem Fall würde ich gerne frühstücken।
इन की ही एक और फॉर्म है इम, जिसका मतलब होता है इन द, और ये किसका कॉम्बिनेशन है? इन प्लस डेम का, जिसको हम मोनाटे के बारे में बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। zum Beispiel ich bin im Oktober geboren, मैं अक्टूबर में पैदा हुई। तो जो भी सारे महीने हैं उनके साथ आप इम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सारे Jahreszeiten मौसमों के लिए भी हम इम यूज़ करते हैं, जैसे कि mein Haus ist im Winter immer kalt, मेरा घर सर्दियों में हमेशा ठंडा होता है। एक सेंचुरी, जिसको जर्मन में याहुंडर्ट कहते हैं, सदी जिसका मतलब होगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी हम इम कह सकते हैं, जैसे कि meine Urgroßmutter lebte im 19. Jahrhundert, मेरी परदादी रहती थी 19वीं सदी में, यानी तब वो जिंदा थीं। इम को हम कुछ जगहों को मेंशन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से 3 मैंने एग्जांपल्स ली हैं। Ich bin im Bus, मैं बस में हूँ। Ich bin im Kino, मैं सिनेमा में हूँ। Ich bin im Supermarkt, मैं सुपरमार्केट में हूँ। और एक ऐसा यूज़ जो कि इम हमेशा अपने साथ फिक्स्ड इस्तेमाल करता है, वो है इम मोमेंट, जिसका मतलब है एट द मोमेंट, इस लम्हे में। एग्जाम्पल होगी इम मोमेंट kann ich leider nicht erklären, एट द मोमेंट मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनकी तीसरी शक्ल इंस है, जिसका मतलब है इनटू द, और ये इन और दस को मिलाकर बनता है। zum Beispiel wir gehen mal ins Kino। इसको आप परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि sie ist ins Theater gegangen, वो थिएटर में गई थी, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट में है, हम सिनेमा में जा रहे हैं। अब है अन की बारी, जिसको हम ऑन के मतलब में यूज़ करते हैं, जैसे कि das Bild hängt an der Wand, तस्वीर लटकी हुई है दीवार पर। ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है। अन का एक और मतलब टू भी है। zum Beispiel schreiben Sie einen Brief an Ihre Eltern, अपने पेरेंट्स को एक खत लिखें। अन का भी हम एक फिक्स्ड इस्तेमाल देख लेते हैं, जो कि है an deiner Stelle, जिसका मतलब होगा इन योर पोजीशन। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप अपने दोस्त को या किसी जानने वाले को कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या करता या करती ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल इसकी है an deiner Stelle würde ich mich nicht ärgern, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गुस्सा ना करता। अन की एक शक्ल है जो कि अन और डेम को मिलाकर बनता है। एट द के मतलब में वो उन नाउन्स के साथ आएगा जो कि मस्कुलिन या न्यूटर होते हैं और डाटिव में होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ich bin am Bahnhof, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ। ओडा ich bin am Flughafen, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। ओडा ich bin am Meer, मैं समंदर पर हूँ। ओट्स अनगाबे, जिसका मतलब होता है जगह के बारे में डिटेल बताना, इसके साथ साथ हम को ठागे दिनों के बारे में बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल का बेसिक यूज़ है। zum Beispiel wir treffen uns am Mittwoch। के इन दो यूजेस के बारे में हम आइंस पर ही सीख लेते हैं। एक है जी दिनों के साथ, दूसरा है डेट्स के साथ, जैसे कि mein Geburtstag ist am 26. Oktober। bis का मतलब होता है टिल, तक। इसको हम जगहों को, शहरों को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि der Bus fährt nur bis Hamburg, बस सिर्फ हैम्बर्ग तक जा रही है। दिनों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं bis को यूज़ करके। zum Beispiel er bleibt hier bis Freitag, वो जुम्मे तक यहाँ रुक रहा है। साइट और या, इन दोनों को भी हम इसी के साथ बता सकते हैं। ich muss bis 10 Uhr arbeiten, मुझे 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। oder
Ich habe bis 2015 als Lehrerin gearbeitet. bis का एक बहुत ही मज़े का यूज़ ये है कि वो शॉर्ट एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होता है, जैसे कि bis gleich, bis später, see you soon, see you later के मतलब में आता है। ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और दो और हैं, bis bald, bis dann, bis dann का मतलब है till then, और bis bald बहुत ही फ़नी इस लिहाज से है कि इसकी डिस्क्रिप्शन हमें एक जर्मन लेडी ने बताई थी, और वो ये कि ये थोड़ा फ़नी इस रेफरेंस से है। बाल्ट का मतलब होता है सून, तो सी यू सून ये कल भी हो सकता है, 6 महीनों बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है। तो इससे हमें टाइम के बारे में इतना क्लियरली नहीं पता चलता कि कब दोबारा मिलने की बात हो रही है। उसके बाद 3 और हैं, bis morgen, till tomorrow, bis Sonntag, till Sunday या संडे को मिलेंगे, और bis zum nächsten Mal, until next time के मतलब में इसको हम यूज़ करते हैं। को सबसे बेसिक हम किस सेंस में यूज़ करते हैं? साइट, टाइम को बताने के लिए, जैसे कि der Bus fährt 8 Uhr ab। एक और एग्जाम्पल है टाइम की, ich komme 9 Uhr an, मैं पहुंच रही हूँ 9 बजे। का एक मतलब अराउंड भी है, जैसे कि der Laden ist die Ecke, दुकान या शॉप जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। का भी एक फिक्स्ड इस्तेमाल होता है जो कि है es geht जिसका मतलब है it is about। zum Beispiel ich lese ein Buch, es geht Literatur। इसी तरह एक और कहावत कह लें इसको, es geht Leben und Tod, it is about life and death, ये ज़िंदगी और मौत के बारे में है। फ्यूआ बिल्कुल इंग्लिश जैसा है, जिसका मतलब है फॉर के लिए। Dieses Geschenk ist für meine Nichte, ये तोहफा मेरी नीस के लिए है। फ्यूआ को हम कीमत बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। Zum Beispiel ich habe diese Jacke für 200 Euro bekommen, मुझे 200 यूरो में ये जैकेट मिली है। और टाइम का दुरानिया बताने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि der Schauspieler kommt nur für eine Stunde, जो एक्टर है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रहा है। अब हम गेगन के मीनिंग्स देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट है अराउंड। इस टाइम के आसपास के मतलब में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि der Postbote ist gestern gegen 10 Uhr gekommen, जो पोस्टमैन है वो कल अराउंड 10 बजे के करीब आया था। गेगन का एक मतलब अगेंस्ट होता है। zum Beispiel das Auto ist gegen einen Baum gefahren, जिसका मतलब होगा कि कार एक दरख्त के साथ टकरा गई है। और गेगन का आखिरी मतलब जो कि हमने यहाँ डिस्कस करना है वो है एंटी, जैसे कि एग्जाम्पल है Ich habe 3 Pillen gegen Zahnschmerzen eingenommen, मैंने 3 गोलियाँ खाई हैं। किसके अगेंस्ट खाई हैं? दांत के दर्द के अगेंस्ट, के अब वो ठीक हो जाए। तो पिलन भी हम कहते हैं गोलियों को, और टैबलेटन भी कहते हैं, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। आउस का एक इस्तेमाल जो कि हम आइंस में सीख लेते हैं वो है फ्रॉम के मतलब में, जैसे कि Ich komme aus Deutschland। एक और एग्जाम्पल, Sie kommt aus der Schweiz। तो ये हमें याद रखना है कि आउस को हम जब भी यूज़ करेंगे डाटिव में यूज़ करेंगे, और कुछ कंट्रीज़ जिनके साथ उनके आर्टिकल्स लगते हैं उनको उसके मुताबिक हम डाटिव केस में लगाएंगे। आउस का सेकंड यूज़ है आउट ऑफ, में से, जैसे कि Ich nehme ein Buch aus meiner Tasche, मैं अपने बैग में से एक किताब लेती हूँ। या फिर निम बिटे das T-Shirt aus dem Kleiderschrank, कपड़ों की कबट में से प्लीज़ एक शर्ट निकालो। आउस का एक मीनिंग जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो है मेड ऑफ। Zum Beispiel meine Fenster sind aus Glas।
तो ये हमें मटेरियल के बारे में बताता है। एक और एग्जाम्पल है, diese Tür ist aus Holz। mit को हम with के मतलब में यूज़ करते हैं, जैसे कि der Student fährt immer mit dem Fahrrad। Oder ich spreche jeden Tag mit meiner Familie। मैं हर दिन अपनी फैमिली के साथ बात करती हूँ। और एक आखिरी एग्जाम्पल जिसको भी हम फिक्स्ड यूज़ करते हैं, mit Sicherheit sagen, अश्योरिटी के साथ कुछ कहना। तो एग्जाम्पल है, er kann nicht mit Sicherheit sagen, wann er uns besucht। वो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता वो हमें कब विजिट करेगा। mit का ऑपोजिट है ohne, जिसका मतलब होता है विदाउट, के बगैर। ich trinke Kaffee ohne Milch। ohne की एक और एग्जाम्पल है, ohne meine Brille kann ich nichts lesen। अपनी ऐनक के बगैर मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती। durch है थ्रू, ich laufe durch die ganze Stadt। मैं भाग रही हूँ पूरे शहर के दरमियान में से। durch का एक मतलब की वजह से भी होता है, जैसे कि durch hartes Training hat er den Wettkampf gewonnen। बहुत हार्ड ट्रेनिंग की वजह से उसने मुकाबला जीता है। वेटकाम्फ, der वेटकाम्फ होता है कंपटीशन। nach को हम to के मतलब में इस्तेमाल करते हैं, er fliegt nach पाकिस्तान। और ये हमें जगहों के बारे में मालूमात देता है। Ort कहते हैं प्लेस को। एक और एग्जाम्पल है, er fährt nach Hause। nach को हम पास्ट के मतलब में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि es ist 5 nach 11। 5 बाद हैं 11 के। ये टाइम को मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ nach का एक और मतलब होता है आफ्टर, जिसकी एग्जाम्पल है, nach dem Essen wasche ich mir die Hände। खाने के बाद मैं वॉश करती हूँ अपने हाथ। माइनुंग का भी एक फिक्स्ड इस्तेमाल देख लेते हैं, जो कि है माइना माइनुंग नाख अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो एग्जाम्पल है, माइना माइनुंग नाख ist Mülltrennung sehr wichtig। मेरे मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक कूड़े को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। सू का एक मतलब है टू, यानी बहुत। जब हम इस तरह इसको देखें तो उसका मतलब बहुत हो जाएगा। Es ist zu heiß hier oder der Kaffee ist zu heiß oder zu kalt। तो इन सभी में इसका मतलब हो जाएगा बहुत। और एक इसका मतलब है at, जैसे कि ist deine Mutter zu Hause? Is your mother at home? और सू को हम एक एक्सप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, जो कि है सू डीजम पुंक्ट, जिसका मतलब हो जाता है इस लम्हे पर, एट दैट मोमेंट। तो हो जाएगा सू डीजम पुंक्ट war ich in London। सू और डेया को मिलाकर हम सुआ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसका मतलब होता है टू द। Sie geht zur Bibliothek oder sie geht zur Universität। और इनको हम फेमिनिन नाउन्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। मस्कुलिन और न्यूट्रल उन दोनों नाउन्स के लिए होता है सुम, जो कि सू डेम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका मतलब टू द ही है। तो वो हो जाएगा इश्के सुम सुपरमार्केट। मैं सुपरमार्केट की तरफ जा रही हूँ। सुम को हम सुम बाइशपील, जो कि मैं इस वीडियो में पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। वहाँ पर इसका मतलब हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये उसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। Zum Beispiel, ich wohne alleine। मैं अकेली रहती हूँ। या फिर हम zum Schluss का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है at the end या finally। तो zum Schluss nenne ich einige Vor- und Nachteile। मैं आखिर में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पेश करना चाहूँगी, उनका नाम बताना चाहूँगी, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। nennen का मतलब होता है टू नेम ना।
ज़ाइट एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कि हमेशा डाटिव में यूज़ होता है, जिसका मतलब सिंस होता है, और सिंस का मतलब है कि वो एक्टिविटी अभी भी हो रही है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि es regnet seit 3 Tagen, 3 दिनों से बारिश हो रही है। तो अब आपने ज़ाइट को यूज़ करके मुझे बताना है कि आप कब कब से जर्मन सीख रहे हैं। एक जर्मन सेंटेंस में आपने इसको बताना है, चाहे 2 महीने हैं, 4 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी हैं। काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जर्मन में बताइएगा कि आप कब से जर्मन सीख रहे हैं। फ़ॉन, फ़ॉन का मतलब ऑफ और फ्रॉम के मतलब में होता है। जैसे कि दीज़ होज़े इस्ट फ़ॉन से und आ, ये जो पैंट है से und आ की है। फ्रॉम के मतलब में फ़ॉन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ़ॉन मॉर्गन muss ich wieder arbeiten, कल से मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। फ़ॉन का एक वर्जन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द, और ये फ़ॉन और डेम को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि ich komme gerade vom Bahnhof, मैं अभी अभी आया हूँ रेलवे स्टेशन से। auf का मतलब ऑन होता है, पर, तो das Glas liegt auf dem Tisch, ग्लास टेबल पर पड़ा हुआ है। आउफ को हम ज़ुबानों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। उस सिचुएशन में इसका मतलब इन हो जाता है। जैसे कि वी हाइस्ट das auf Deutsch, इसको जर्मन में क्या कहते हैं। और अगर अब तक आप ये वीडियो देखते आ रहे हैं तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करती चलूँ, और वो ये है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, क्योंकि इसमें अब तक हम 35 डिफरेंट यूजेस डिस्कस कर चुके हैं प्रेपोजिशंस की, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये अब तक आपकी हेल्प कर रही है और आपको लगता है कि आपके लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स की भी करेगी, तो इसको उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सुनना चाहते हैं कुछ प्रैक्टिस वीडियोस, तो फिर आप देसी लर्न जर्मन गोज़ लाइव पर चेक कर सकते हैं, जो कि चैनल का नाम है DLG गोज़ लाइव। तो उसको भी मैं लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा, उसको आप चेक ज़रूर करें। और आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए होता है। आउफ का एक मीनिंग है बेस्ड ऑन, जो कि हम फिक्स्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि aufgrund meiner Ergebnisse empfehle ich ein neues System, मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर, बेस्ड ऑन माय रिज़ल्ट्स, मैं सजेस्ट करती हूँ एक नया सिस्टम। बाय का मतलब होता है ऐड, और इसको हम काफ़ी तरह से यूज़ करते हैं, उसमें से बारी बारी देख लेते हैं। Ich wohne noch bei meinen Eltern, मैं अभी भी रह रहा हूँ। बाय होता है एट पेरेंट्स होम, एट पेरेंट्स प्लेस, पेरेंट्स के यहाँ, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसको आप बाय के साथ यूज़ करते हैं। बाय का एक मतलब फॉर होता है। जैसे कि er arbeitet bei einer Softwarefirma, वो काम करता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। और एक मीनिंग है इन केस, जो कि एग्जाम्पल में इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बाय schlechtem Wetter bleibe ich zu Hause, बुरे मौसम के केस में मैं घर पर रुकती हूँ। बाय को हम बाइम में भी चेंज करते हैं, जिसका मतलब एट द हो जाएगा, बाय और डेम से मिलकर बना है। Zum Beispiel, er hat beim Essen gelacht, he laughed at dinner। hinter का मतलब होता है पीछे, behind। Der Brief liegt hinter dem Esstisch, ईटिंग टेबल या डाइनिंग टेबल के पीछे है लेटर। और इसको हम एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि viele Gründe stehen hinter dieser Entscheidung, इस डिसीजन के पीछे बहुत से रीजंस हैं। neben, जैसे कि der Brief steht neben dem Esstisch। इन सभी टू वे प्रपोजिशंस को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं दे दूंगी, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। ऊबा का मतलब है अबव, eine Glühbirne hängt über dem Esstisch। über को हम more than के मतलब में भी यूज़ करते हैं। Zum Beispiel die Flugreise dauert über 5 Stunden,
जो जहाज़ का सफ़र है उसका ड्यूरेशन कितना है, ओवर 5 घंटों से ज़्यादा। और एक और यूज़ जो कि हम डिस्कुटियन के साथ या स्प्रेशन के साथ भी über को करते हैं, zum Beispiel wir diskutieren über die Umweltverschmutzung। हम जो दुनिया की इन्वायरमेंट की पोल्यूशन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। Unter der Brief liegt unter dem Esstisch। Unter की एक और एग्जाम्पल हो जाए, viele Menschen wohnen unter schlechten Wohnbedingungen। बहुत से लोग रहते हैं अंडर बैड लिविंग कंडीशंस ना, रहने की जो बुरी कंडीशंस हैं उनमें रहना पड़ता है बहुत से लोगों को। vor ऑपोजिट है nach का, vor का मतलब है बिफोर, पहले, तो ये भी हमें साइट angaben में हेल्प करता है टाइम के बारे में बताने के लिए। Es ist kurz vor 1, 1 बजने में थोड़ा ही टाइम है। vor का मतलब सामने भी होता है, जैसे कि der Junge steht vor dem Haus, सामने ना, लड़का घर के सामने खड़ा है। vor का एक मतलब विद भी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, Sie lachen vor Freude, वो खुशी से हंस रही हैं। इसको हम रोने के मतलब में भी यूज़ कर सकते हैं। Sie weinen vor Freude, they are crying with joy या happiness ना, Freude is joy और happiness, खुशी। Zwischen, die Kamera ist zwischen den Büchern, कैमरा किताबों के दरमियान है, तो ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है। स्विशन को हम टाइम के बारे में बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि zwischen 14 und 16 Uhr ist der Laden geschlossen, के 2 से 4 के दरमियान दुकान बंद होती है। अब का एक मतलब होता है फ्रॉम, जैसे कि das Flugzeug fliegt ab Hamburg, जहाज़ उड़ रहा है हैम्बर्ग से। यहाँ पर एक पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप prepositions जो होते हैं उनको कंफ्यूज नहीं कर सकते उन वर्ब्स के फोआ जिल्बन के साथ जो कि टूट कर सेंटेंसेस के एंड में जाते हैं। इस अब का मतलब तो है से, लेकिन ये अब बिल्कुल डिफरेंट है। ये सेंटेंस है जी, das Flugzeug fährt 8 Uhr ab। ये वर्ब है abfahren, जिसका मतलब होता है टू डिपार्ट, रवाना होना। तो जहाज़ रवाना हो रहा है 8 बजे। इसमें तक के मतलब में ये अब यूज़ नहीं हुआ। और ये सेम जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको तफसील बताई है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं नोट करने के लिए कि सेंटेंसेस में क्या टूटे हुए वर्ब्स लगे हुए हैं या क्या प्रेपोजिशंस लगे हुए हैं, और उस हिसाब से आप उन सेंटेंसेस के मतलब समझेंगे। अब भी एक बहुत ज़रूरी प्रपोजिशन है जिसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम। इसको हम प्राइज़े और साइट अनगावन, कीमतों और टाइम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, Die Sportschuhe kann man ab 40 Euro kaufen। स्पोर्ट्स शूज़ कोई ख़रीद सकता है 40 यूरो से ऑनवर्ड्स या स्टार्टिंग फ्रॉम के मतलब में ना। Die günstige Fahrkarte ist ab Montag gültig। सस्ता ट्रैवलिंग टिकट जो है वो चालू होगा, gültig कहते हैं वैलिड के मतलब में, कब से, सोमवार से। जिस तरह मैंने सोमवार को प्रोनाउंस किया, मुझे लगता है मेरी उर्दू भी अब ख़राब हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, अब 18 darf man einen Führerschein machen। 18 सालों से इजाज़त होती है किस चीज़ की, 18 साल से ऑनवर्ड्स किस चीज़ की इजाज़त होती है, एक लाइसेंस करने की। Ab dem nächsten Monat gehe ich wieder zur Arbeit। अगले महीने से मैं जा रही हूँ फिर से काम पर। außer कहते हैं except, तो एग्जाम्पल है alle sind hier außer ihm। इसके बजाय सभी हैं यहाँ पर, यानी ये नहीं है ना, ठीक है।
außer को हम out of के मतलब में भी लेते हैं, जैसे कि außer Betrieb का मतलब हो जाएगा out of function, काम ना कर रही हो कोई चीज़ तो हम außer Betrieb कह सकते हैं उसको, जैसे कि die Firma ist außer Betrieb। Gegenüber कहते हैं opposite को। Ein Schüler saß gegenüber dem Lehrer, एक स्टूडेंट बैठा था टीचर के सामने। Gegenüber को हम कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि Gegenüber meiner Schwester bin ich fleißig, as compared to my sister I am hardworking ना। Während का मतलब होता है during, तो während meines Studiums lernte ich neue Leute kennen, अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत से नए लोगों को जाना। अब 60 से ऑनवर्ड्स हम कौन से प्रपोजिशंस देखेंगे, वो जो कि गेनेटिव केस लेते हैं, और गेनेटिव केस के लिए आपको पता है ना क्या कंडीशंस होती हैं, इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं कि इस पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। Trotz कहते हैं despite, trotz des schlechten Wetters bin ich spazieren gegangen, बुरे मौसम के बावजूद मैं वॉक पर गई थी। Statt कहते हैं के बजाय को, statt der blauen Hose ziehe ich lieber die weiße Hose, नीली पैंट के बजाय मैं प्रेफर करूँगी सफ़ेद पैंट पहनना। Statt और अनस्टार्ट दोनों का मतलब एक ही है, तो अनस्टार्ट और स्टार्ट दोनों आप सेंटेंसेस में जब चाहें जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। वेगन का एक मतलब ड्यू टू होता है, जैसे कि वेगन दिस schlechten Wetters bleiben wir zu Hause, बुरे मौसम की वजह से हम घर पर रुक रहे हैं। aufgrund हम इकट्ठा भी यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है कि वजह से, तो aufgrund des schlechten Wetters bleiben wir zu Hause। außerhalb कहते हैं outside को, तो er ruft außerhalb die Sprechzeiten an, उसने कॉल की outside the consultation hours, जो डिस्कस करने के टाइम होते हैं किसी भी ऑफिस के, उनके बाहर यानी उस टाइम से हटकर इसने कॉल की। और हम हकीकी तौर पर भी außerhalb को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब वाकई ही होगा बाहर में ना, जैसे कि außerhalb der Stadt gibt es Wald, शहर के बाहर के इलाके में जंगल है। इसी तरह außerhalb का ऑपोजिट है innerhalb, जिसका मतलब होता है इनसाइड। Er ruft innerhalb die Sprechzeiten an। एक और एग्जाम्पल है, der Laden liegt innerhalb der Stadt। infolge कहते हैं किसी चीज़ के नतीजे में, जैसे कि infolge des Regens konnte ich nicht kommen, बारिश के नतीजे में मैं नहीं आ सका था। आप देख रहे हैं ना कि पिछले जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो इतने ज़्यादा हम कॉमनली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बेआइंस लेवल के प्रपोजिशंस हैं। तो अगर आइंस और आसवाई वाले ये वीडियोस अभी तक देख रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पर ये सारे प्रपोजिशंस नहीं चाहिए होते। लाउट, इसका मतलब सिर्फ शोर ही नहीं होता, लाउट भी एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। तो एग्जाम्पल है लाउट einer Studie schädigt dauernder Lärm das Gehör, कि एक स्टडी के मुताबिक नुकसान पहुंचाता है क्या चीज़, ज़्यादा देर तक सुने जाने वाला शोर किसको, लिसनिंग को ना, हमारी सुनने की जो एबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाता है शोर। So, unser letztes Beispiel ist das anhand। anhand क्या है जी, by means of के ज़रिए से, तो anhand der Beispiele der Lehrerin konnten die Schüler besser verstehen। ये जो एग्ज़ाम्पल है ना और जो हमारी सिचुएशन है काफ़ी मैच कर रही है, कि किस वजह से, जो एग्ज़ाम्पल्स टीचर की थी उनकी वजह से स्टूडेंट्स बेहतर समझ पाए थे। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से बेहतर से समझ पाए होंगे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे आपने क्या नई चीज़ें सीखी। मुझे लगता है मैं काफ़ी थक गई हूँ।
और जाते जाते कुछ बोनस टिप्स हो जाएं। अगर ये वीडियो आपने स्टार्ट से लेकर अब तक पूरी देखी है तो आपने नोट किया होगा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रपोजिशंस थे जो कि इंग्लिश जैसे थे, जैसे कि इन, मिट, ओने, फ्यूआ, हिंटा, उनटा, über, zwischen। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश से कुछ भी लेना देना नहीं है, जैसे कि वार्टन के साथ हमेशा आउफ आता है, फ्यूआ नहीं आता। इंग्लिश में होता ना टू वेट फॉर, लेकिन जर्मन में वार्टन के साथ आउफ लगता है। तो इन चीज़ों को आपको बाय हार्ट याद करना होता है। कुछ प्रपोजिशंस कुछ दूसरी प्रपोजिशंस के साथ भी मिलकर बनती हैं, तो उनको भी आप याद रख सकते हैं आसानी से, जो कि जैसे एग्जांपल्स हैं फ़ोन और बिस, हम टाइम और दिन को मेंशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन और नाख हम जगहों के बारे में मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस भी अगर आप सीख जाएं तो वो भी आपको काफ़ी सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो प्रपोजिशंस होते हैं, जब भी आप रीडिंग करें, लिसनिंग करें, तो उनको समझें और उनके मतलब को याद करने की कोशिश करें। स्पेशली टेक्स्ट फर्स्टियन में अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और इनको याद रख पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमने डिफरेंट और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं तो बहुत मस्ट है कि हमें ये सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रपोजिशंस चाहिए होंगे। तो अगर पहली ही बार में इन प्रपोजिशंस को आप उनके यूज़ के साथ याद कर लें तो हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाद में भी आप उनको यूज़ ठीक से करते रहेंगे। इस तरह जब आप राइटिंग और स्पीकिंग करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता होगा कि आप प्रपोजिशंस की गलतियां नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले जो 70 प्रपोजिशंस थे वो काफ़ी हैं कि आप आज वाय से लेकर बे आइंस तक, बल्कि कुछ बेसिक भी थे उनको भी आपने रिवाइज कर लिया इस वीडियो के थ्रू। तो बे आइंस तक वो आपके लिए काफ़ी हैं कि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग में ये आपकी मदद करेंगे। इनको याद करके जर्मन्स के साथ इनको यूज़ किया करें बोलने में, ताकि उनको आप इम्प्रेस कर सकें अपनी जर्मन स्किल्स के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये किसी भी टाइम मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।